बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज का प्रोग्राम है हम और हमारे मसले, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की शरपसंद पॉलिसियों की। नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों से जहां खित्ते का अमन बर्बाद करने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, वहीं उनकी शरपसंद पॉलिसियों ने अंदरून भारत बसने वाले सिखों और किसानों का जीना भी दोबर कर रखा है। नरेंद्र मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों से भारत भर में गुज़िश्ता 1.5 माह से मुल्क की एहतजाज जारी है, और ये एहतजाज इसको हटाने के लिए मोदी सरकार की जानिब से बहुत कोशिशें की गई। किसानों पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की छेलिंग की गई, लेकिन ये निहत्थे किसान इस वक्त मोदी सरकार की गुंडागर्दी के सामने डट चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी एहतजाज के, और किसान इस हवाले से क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या है। इस वाले से हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे ऑल इंडिया किसान मोहब्बत गौतम शर्मा के साथ। शर्मा साहब शुक्रिया। पाकिस्तान से मैं ज्वाइन कर बहुत शुक्रिया। सब लोगों को जांच जारी है, मौजूदा पोजीशन आवाज साफ नहीं आ रही है यार। शर्मा साहब सुन सकते हैं मुझे? मतलब आवाज आपकी कट कट के आ रही है। तो एक तो पाकिस्तान की आवाम को मेरी ओर से और खास करके वहाँ के किसानों को मैं एक क्रांतिकारी सलाम कहना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों देशों की साझी विरासत रही है, साझी शहादतें हम लोगों ने दी हैं इस देश को आज़ाद कराने में, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तो हम सब के दिल एक है। शासक चाहे दोनों देशों के जो हुक्मरान हैं वो चाहे कितनी दूरी बनाने की कोशिश करें, लेकिन आवाम के दिल एक है, और यही हम लोगों की जो है साझी शहादत और साझी विरासत की देन है। तो जी बोलिए। जो इस वक्त इंडिया में किसानों का एहतजाज जारी, पॉलिसियों के खिलाफ इस वक्त किसान डट चुके हैं। बताइएगा इस वक्त वहाँ पर कैसे मनाज़र हैं? एक तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत के किसान अभी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी रिजीम की जो नीतियां हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि जो WTO के दबाव में पूरी दुनिया में खेती किसानी को हड़पने की जो साम्राज्यवादी ताकतों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की और जो देसी बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, ये उसी का जारी रूप है जो भारत में इन 3 कानूनों के रूप में आया है। और आप अगर देखें तो ये पूरी दुनिया के लेवल पर जिस तरीके के हमले खेती किसानी पर हो रहे हैं, और जो अन्न का बाजार है, असल में क्या है कि ये जो दुनिया के लेवल पर हम लोगों ने जो बड़ी मंदियों का अभी सामना किया है, पिछले 2008 के दौर में हमने एक बड़ी मंदी का सामना किया। अभी हम जो है कोविड दौर में फिर एक बड़ी मंदी का सामना कर रहे हैं। तो दुनिया की जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन लोगों की निगाह अब है कृषि के बाजार पर, खेती के बाजार पर। और ये जो खेती का बाजार है, ये जब तक धरती पर इंसानी जमात जिंदा रहेगी तब तक ये बाजार और इसकी मांग बनी रहेगी। तो इसलिए अब इस पर कब्जे की लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही है, और ये जो अमेरिका के दबाव में जो WTO की शर्तों के तहत तमाम देशों में ये नीतियां लागू हो रही हैं। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो आपके देश के हुक्मरान हों, चाहे हमारे देश के हुक्मरान हों, वो किस तरीके से जो है WTO की शर्तों को बेशर्मी के साथ लागू कर रहे हैं, और उसी के जरिए हमारी खेती किसानी पर, हमारे व्यापार पर, हमारे जो है उद्योग धंधों पर हमला कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो है हमारे देशों में रोजगार खत्म हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारत में ये जो कृषि कानून अभी आए हैं, जिसके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई है,
ये लड़ाई बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है। दुनिया में 100-200 साल में कभी इस तरीके के मोमेंट किसानों के, मजदूरों के देखने को मिलते हैं, जहां पूरा समाज जो है किसी मुद्दे पर खड़ा होता है। तो ये जो लड़ाई है, ये कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ, बहुराष्ट्रीय निगमों की लूट के खिलाफ और भारत के कृषि बाजार को WTO की शर्तों के तहत जो मोदी सरकार कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है, उसके खिलाफ भारत के किसानों का ये जो है लड़ाई है। और ये लड़ाई दुनिया के लेवल पर भी जो हमको झेलना पड़ रहा है, पूरी दुनिया के किसानों को जो झेलना पड़ रहा है, ये उनको उनकी भी लड़ाई है। ये अकेले भारत के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के किसानों की भी लड़ाई है, ये बांग्लादेश के किसानों की भी लड़ाई है, ये अफ्रीका से लेकर के लैटिन अमेरिकी देशों के किसानों की लड़ाई है, जिस लड़ाई को आज भारत का किसान लड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को सिर्फ मोदी रिजीम के खिलाफ न देख करके इसको WTO की शर्तों के तहत जो दुनिया के कृषि बाजार पर, दुनिया की खेती बाड़ी पर जो कब्जा करने की कोशिशें साम्राज्यवादी ताकतों और कॉर्पोरेट ताकतों की तरफ से हो रही हैं, इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के रूप में, एक विश्वव्यापी लड़ाई के एक हिस्से के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। तो इस एहतजाज की इस वक्त मौजूदा सूरत आप बताइएगा, वहाँ पर तकरीबन अर्सा हो गया इस एहतजाज को जारी हुए। देखिए, अगर आप कहें तो भारत के अंदर जो है अभी जो आंदोलन है, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि हरित क्रांति से शुरू हो गई थी, जिसको हरा इनकलाब भी कहते हैं लोग, जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 से शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिकी पैटर्न पर भारत की खेती को ले जाने की कोशिशें हुई। और इसी का जो नतीजा था वो ये हुआ कि एक दौर के बाद भारत की खेती जो है वो संकट में फंस गई, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो संकट में फंस गया। तो अगर आप देखें तो WTO बनने के बाद जो शर्तें WTO की भारत में भी और दुनिया में भी लागू होनी शुरू हुई, तो यहाँ जो है 2000 के बाद वो नीतियां WTO के दबाव में शुरू हुई और उसने हमारी खेती को घाटे की खेती बना दिया, क्योंकि लागत लगातार बढ़ती गई और उसकी उपज की कीमत उसके मुकाबले बाजार में नहीं मिली। तो इससे क्या हुआ, घाटे की खेती हुई और भारत में किसानों ने बड़े पैमाने पर कर्ज में डूब के आत्महत्याएं शुरू की। लगभग 4 लाख के आसपास किसान आत्महत्याएं भारत में हो चुकी हैं। तो इससे एक बड़ा गुस्सा किसानों के अंदर था, एक बड़ी लड़ाई थी, जिसको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी हो और किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। ये 2 मांगों पर पिछले 3.5 साल से पूरे देश में किसान संगठन एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कोविड की आड़ में जो मोदी सरकार है, वो दरअसल में WTO के दबाव में आकर के उसने कॉर्पोरेट के पक्ष में ऐसे कानून वो लेकर के आ गई, जिससे एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून आया, जिस कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून के बाद हमारी किसानी और हमारी जमीन जो है वो जो है कॉर्पोरेट का गुलाम बनने की तरफ चली जाती। दूसरा ये लेकर के आए यहाँ पर जो मंडी कानून, जिसको सरलता से लोग समझते हैं कि भाई सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसके पैरेलल प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी। तो सरकारी मंडियों के खत्म होने से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक सिस्टम यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत है भी, तो उसके पूरे खत्म होने और प्राइवेट जो होल्डर्स हैं उनके द्वारा किसानों की फसलों की बड़ी लूट होने का जो है एक खतरा सामने है। और तीसरा, इन्होंने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म किया है, यानी कि जीवन के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं, आवश्यक वस्तु हैं, उसके लिए कानून बना हुआ था कि उसका कोई ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता है, उसकी कीमतें जो है कोई ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो उसको जब सरकार ने खत्म किया, तो ये जो है भारत के किसान समझ गए कि ये पूरी तरीके से हमारी खेती को, हमारी किसानी को और हमारे खाद्य बाजार को जो है कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाने की कार्रवाई है, उसके कानून हैं, ये WTO के दबाव में लाए गए हैं। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ भारत का किसान खड़ा हुआ। पंजाब के किसानों ने जरूर इस लड़ाई की अगुवाई की, लेकिन पूरा देश का किसान, और न सिर्फ किसान बल्कि जनता के तमाम हिस्से इस लड़ाई को अभी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है देश की खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता से भी जुड़ी हुई है, जिसको जो है गुलाम बनाने की कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए
इन कानूनों के जरिए कोशिशें हो रही हैं, इसीलिए इसको एक व्यापक समर्थन मिल रहा है और पूरी दुनिया के लेवल पर भी इसको इसीलिए समर्थन मिल रहा है। खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि शर्मा साहब बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो कॉर्पोरेटिव गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बाद आलमी सतह पर भी नरेंद्र मोदी, क्या समझते हैं इस तनकीद के बाद नरेंद्र मोदी अपनी शर्पसंद पॉलिसी से बात आए? आवाज कट रही है आपकी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? खालिद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? खालिद मसूद साहब, आप सुन सकते हैं हमें? वेरी माहिर और सोशल एक्टिविस्ट है खालिद मसूद साहब, पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन शायद उनकी लाइन मुनक़ता हो गई है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो के साथ किसान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ के लोग हैं, किसानों के शर्मा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज कट रही थी आपकी, सुनाई नहीं दिया पहले। मैं ये पूछना चाह रहा था फिर आवाज गायब है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, जी शर्मा साहब, आप ये बताएं कि आलमी सतह पे जो मुझे ये आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अभी आ रही है जी। जी पीर साहब आ रही है। शर्मा साहब, मुझे सुन सकते हैं? हाँ अभी आ रही है आवाज। मैं ये जनाब से पूछना चाह रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ कंपनियों के साथ मिलकर भारत के किसान को गुलाम बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ किसान इस वक्त डट चुके हैं और तमाम जो भारत के लोग हैं वो किसानों के एहतजाज में शरीक है। नीति सरकार की इन किसान दुश्मन पॉलिसियों से शोभा विराट किस हद तक मुतासर होगा, किसानों को क्या नुकसान पहुंचेगा, बताइएगा। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, पाकिस्तान है, भारत है, हमारे आसपास के तमाम देश हैं जहां खेती हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल। हमारी 85% जो कृषक आबादी है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करती है, खाद्यान्न पैदा करती है, और जो बचता है उसको बाजार में देती है, वो बाजार के लिए पैदा नहीं करती है। 85% आबादी हम सबकी आसपास में हमारे जितने भी देश हैं हमारी ऐसी है कि जो बाजार के लिए जो है उनके लिए खेती जो है वो कोई उपभोक्ता माल पैदा करने की जगह नहीं है। उनके लिए खेती अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करना, खाद्यान्न पैदा करना, और उससे अगर कुछ बच गया तो उसको बाजार में बेचना है। तो इसलिए जो हमारी 55% आबादी है देश की, वो 55% आबादी जो है इसी तरीके से खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो अभी जो पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी दरअसल में ये खेती को व्यवसाय बनाने वाली पॉलिसी, और खेती को जब व्यवसाय बनाने वाली पॉलिसी है, नीतियां हैं, तो ये नीतियां दरअसल में बड़े पैमाने पर छोटे किसानों को, मध्यम किसानों को खेती से बाहर करने वाली है, क्योंकि इन नीतियों के बाद बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले जो किसान हैं वो खेती से जो है बाहर हो जाएंगे, और खेती और हमारा जो खेती का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये दरअसल में किसान को, भारत के किसान को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। जी, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया के लेवल पर हो रहा है, ये अकेले भारत में नहीं हो रहा है। इसको अगर आप एनालिसिस करें तो आपके पाकिस्तान में भी ये शुरू है, ये दुनिया के लेवल पर है, क्योंकि WTO के शर्तों में जानब से
नहीं, WTO की शर्तों के तहत जो पॉलिसियां बन रही है वो हर सरकार पर दबाव है। भारत के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अभी किसानों के खिलाफ ऐसी कोई पॉलिसियां अमल में नहीं लाई। इसलिए कि यहाँ दरअसल में क्या है कि शरीयत कानून के तहत जो भूमि सुधार थे वो भूमि सुधार पलट दिए गए। तो जब भूमि सुधार कानून पलट दिए गए शरीयत कानून लागू होने के बाद, तो उसके बाद ये वाली स्थितियां नहीं रही जैसे भारत में है, क्योंकि भूमि सुधार के बाद भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के हाथ में खेती आई। जैसे जो जागीरदारों की जमीनों में काम करते थे, जिसको आपने आजादी के पहले जैसे आप देखें तो मुजारा आंदोलन था, जो पाकिस्तान वाला पंजाब की है, हमारा पंजाब की है, इसमें एक बहुत बड़ा मुजारा आंदोलन उस दौर में हुआ था। वो मुजारे जो बड़े जागीरदारों और राजाओं की जमीनों पर काश्त करते थे, तो यहाँ तो उन मुजारों को बड़े पैमाने पर वो जमीन जो है उनके नाम हो गई। 18 लाख एकड़ जमीन भारत के पंजाब में जो है उनके नाम पर हो गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्थितियां नहीं बनी, वहाँ जमीनें जो है जागीरदारों के ही हाथ में बड़े पैमाने पर अभी भी हैं। या इस तरीके से आप देखें तो हमारे देश में जो भूमि सुधार कानून आए, उन भूमि सुधार कानूनों के बाद एक बड़े हिस्से को ग्रामीण गरीबों के जमीनें मिली, और उन जमीनों से छोटी छोटी जमीनें हैं, लेकिन वो अपने परिवार का भरण पोषण उन जमीनों से करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए तो अभी जो है ये जो भूमि सुधार कानून है, जैसे वहां शरीयत कानूनों ने भूमि सुधार कानूनों को पलटा, यहाँ कॉर्पोरेट परस्त नीतियां जो है उन भूमि सुधार कानूनों को पलट रही है। तो इस तरीके से जो है भूमि का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो, और बड़े पैमाने पर जैसे आप देखें कि दुनिया के लेवल पर क्या है कि इन मंदियों से जो कॉर्पोरेट कंपनियों ने सीखा है और जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने सीखा है, जिसको मैंने पहले भी बताया कि भाई अन्न का बाजार, ये बाजार जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक ये बाजार खत्म नहीं होने वाला है। बाकी उपभोक्ता बाजार अगर मंदी में खत्म भी हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो जो सरकारें आज हैं वो तो हमारे यहाँ आप कहें तो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात हम लोग करते थे कि भाई पूंजीवाद में भी भाई भतीजावाद, यानी कि एक पूंजीपतियों के एक खास हिस्से से जो है सरकार की ज्यादा यारी है, और इसलिए जो है वो दो चेहरे। इसीलिए आप देखें तो भारत में किसानों का ये आंदोलन जो है, ये जब कह रहा है कि हम कॉरपोरेट की गुलामी के खिलाफ हैं, तो वो अंबानी अदानी जो दो बड़े परिवार हैं, उन दो परिवारों के खिलाफ भी ये लड़ाई बनी है कि भाई इन दो परिवारों के हाथों पूरे देश के संसाधनों को लुटाने के लिए जो कानून बन रहे हैं, जो खेती के कानून भी बने हैं, परिवारों को प्रमोट करने के लिए, उन दो बड़े खानदानों को प्रमोट करने के लिए इंडिया के लाखों किसानों का कत्ल करने जा रही है अपनी पॉलिसियों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो WTO का दबाव है ना भाई। आप देखिए तो अभी ट्रम्प है, जैसे जो लोकतंत्र है, अभी अमेरिका में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रम्प साहब हार गए हैं, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हमारे दोनों के हुक्मरान जो हैं, वो चाहे मोदी साहब हों और चाहे आपके हुक्मरान हों, वो उनसे अपने को सबसे ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी तरीके के लोकतंत्र हैं हमारे यहाँ, जहाँ जो है साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उनके हितों की रक्षा हो, जहाँ जो कॉरपोरेट ताकतें हैं, जो बड़ी जागीरदार ताकतें हैं, सामंती ताकतें हैं, उनकी रक्षा करने वाली ही हुकूमतें हम दोनों के देशों में हैं। और इसी वजह से आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा आज जो है वो अभाव में जी रहा है, वो अभाव में जा रहा है। हमारे यहाँ देखें तो आप एशिया के अंदर जो है भूख से, मतलब एक तरफ अन्न हमारा गोदामों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग जो हैं भूखे हैं। तो ये जो असमानता वाली व्यवस्थाएं हैं, ये दरअसल में इसी की देन है। और इसी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा का सवाल, दरअसल में ये जो किसान आंदोलन है भारत का, अभी का जो वर्तमान किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि ये सिर्फ किसान अपनी खेती बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, किसान अपनी खेती तो बचाना ही चाहते हैं, को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन वो देश की इतने बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए भी लड़ रहे हैं कि अगर कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो जो आवश्यक वस्तु जीवन के लिए खाद्यान्न जरूरी है वो उपभोक्ता माल बन जाएगा। और जब उपभोक्ता माल बन जाएगा तो जैसे आज वो रोज तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कल रोज जो है वो आटे चावल के दाम बढ़ाएंगे और आम आदमी की थाली से जो है
वो अन्न गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आम आदमी से एक वक्त की रोटी भी छीनना चाह रहे हैं अपनी किसान पॉलिसियों की वजह से। ये कॉर्पोरेटीकरण का रास्ता तो यही होता है। अगर आप कॉर्पोरेटीकरण के रास्ते पर कोई हुकूमत बढ़ेगी तो वो यही होता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके रास्ते पर आए हैं, उनकी बातों पर नहीं मानेंगे, किसानों का कत्लेआम करें। तो ये कत्लेआम तो नहीं, देखिए शांतिपूर्ण है आंदोलन, अभी शांतिपूर्ण है आंदोलन का, उस तरीके का दमन भी नहीं है अभी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन है कि इसका दमन करना संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। ये बहुत बड़ा मास मूवमेंट है और इस तरीके के मूवमेंट का कोई दमन करना, इस मूवमेंट पर गोली चला लेना, इस मूवमेंट पर लाठियां चला लेना, किसानों का एहतजाज जारी है। उन्होंने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। आलमी सतह पर भी मोदी सरकार को किसानों पर तशद्दुद करने के बाद शदीद तनकीद का सामना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े आंदोलन पर कहीं की भी कोई सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो चाहे किसी भी मुल्क की सरकार हो, इतने बड़े आंदोलन पर दमन करना किसी भी सरकार के बस का नहीं होता है। जब इतना बड़ा जो है जनता का हिस्सा जब आंदोलन में आ जाए तो ऐसी निहत्ती जनता पर जो है बल प्रयोग करना किसी भी सरकार के बस का नहीं है। ये हिम्मत अभी मोदी सरकार भी नहीं की है और इसीलिए ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आज 42 दिन हो गए हैं, आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है पूरे देश भर में, अन्य राज्यों में भी, क्योंकि दिल्ली तो उसके आसपास के राज्यों के लोग, लेकिन इतना बड़ा देश है, विभिन्न राज्यों में किसान अपनी अपनी जगहों में इस आवाज को उठा रहे हैं, इस आवाज को लड़ रहे हैं। और ये भरोसा देश के किसानों को है कि वो जो है लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमारा जो विविधता भरा देश है, देखिए हमारी कई संस्कृतियां हैं, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र जो है, हम इस आंदोलन के अंदर देख रहे हैं 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं, अलग अलग धाराओं के। इसमें दक्षिणपंथी विचारधारा से लेकर के वामपंथी विचारधारा तक के किसान संगठन हैं, लेकिन सभी किसान संगठन इन मुद्दों पर मिल करके बहुत एक साझी समझ उनकी बनी है और इतने बड़े व्यापक आंदोलन को इतने अनुशासन में चला लेना जो है ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके लिए पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोगों ने किसान आंदोलन ने विकसित की है, जहां सभी संगठन आपस में सलाह मशवरा करते हैं, उनके अपने अपने संगठन सलाह मशवरा करते हैं, उनके समूह सलाह मशवरा करते हैं, और फिर जो साझा मोर्चा हम लोगों का बना है किसान संगठनों का, ये साझा मोर्चा अंत में जो फैसला लेता है सब अनुशासन से उसको लागू करते हैं। तो इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें कोई अराजकता नहीं है, कोई जो है जिसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है, बहुत ही अनुशासित तरीके से इतने दिनों से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग सड़क पर हैं, लेकिन जो है उनका हौसला जो है अभी भी बुलंदी पर है कि हम जीतेंगे और जीत के ही लौटेंगे। सरकार मजबूर होगी इन कानूनों को वापस लेने। नरेंद्र मोदी ने किसानों को बुलाया था कुछ मुज़ाकरात करने के मुताबिक, किसानों से मुज़ाकरात हुए? देखिए, मोदी सरकार की बातचीत हो रही है, मोदी जी की नहीं, सरकार की बातचीत हो रही है। 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है और उन 8 राउंड की बातचीत में अभी कोई नतीजा नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार कह रही है कि हम जो है इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार हैं। किसान संगठन कह रहे हैं कि हमको संशोधन नहीं चाहिए, इन कानूनों को वापस लो। तो यही जो है चीजें अभी अड़ी हुई हैं और अभी सरकार संशोधन तक आई है और किसान संगठन इस बात पर अड़े हैं कि भाई ये कानून वापस होने चाहिए और इन कानूनों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा की गुलामी के कानून। तो किसानों को एहतजाज कब तक जारी रहेगा? सर्दी है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। और या तो 3 कानून वापस होंगे, मनवाने के लिए अगर नहीं होंगे तो चाहे 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ने तक बैठा रहना पड़े, तब तक बैठे रहेंगे।
लेकिन जो है किसान बिना मोदी अगर किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं करते तो अगर किसानों को कई साल के लिए धरना देना पड़ता है मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए, तो किसान अपना धरना जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार या तो जो है कानून वापस लेगी या ये सरकार गद्दी छोड़ेगी। किसान दुश्मन पॉलिसी से शर्की पंजाब है क्योंकि वो इंडिया का बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर जरूरियात को पूरा करता है, क्या इसमें शोभा विराट मुतासिर होगा? क्या पूछना ये चाह रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो किसान दुश्मन पॉलिसियां हैं, इंडिया का जो शर्की पंजाब है वो पूरे मुल्क की अनाज की जरूरियात को पूरा करता है, तो क्या वहाँ पर जो शोभा विराट है ये मुतासिर होगा? नहीं, देखिए पंजाब हमारी खाद्य जरूरतों को काफी पूरा करता है, ये सही बात है, क्योंकि वो हरित क्रांति का क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा ये जो है हमारे देश के खाद्यान्न का बड़ा हिस्सा उपजाते हैं, और इस आंदोलन से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। खाद्यान्न के उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किसान खेती भी करेगा, लड़ाई भी लड़ेगा। हमने 100 साल तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और हम खेती भी करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते भी रहे और देश को पालते भी रहे। तो अभी भी हम यही करेंगे। हम अभी भी मसूद साहब हमें एक मतलब फिर ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। शर्मा साहब यही बता रहे हैं कि मोदी सरकार की किसान दुश्मन पॉलिसियों पर थोपी जा रही है, आलमी सतह पर भी किसानों पर तशद्दुद करने पर, किसानों पर लाठीचार्ज शैलिंग करने पर मोदी सरकार को गहरी तनकीद का सामना है। क्या समझते हैं इसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ ठोस के नाखून लेंगे और अपनी शर्पसंद पॉलिसियों से बाहर आएंगे? असल में बात ये है कि ये कवानीन जो है ना, ये किसी मूवमेंट के नतीजे में नहीं बने। यानी कि अगर कवानीन जो किसी किसानों की मूवमेंट के नतीजे में रिफॉर्म होती तो तब उनका और इफेक्ट था। ये मूवमेंट, ये जो तरमीम हुई है, जो रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुई हैं, ये इंटरनेशनल आलमी सरमायादारी के मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रेशर पे हुई हैं। मोदी सरकार हो या कोई भी ऐसा मुल्क जो कि जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, वो लोग हमेशा पाबंद होते हैं आलमी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के। और जो पूरी दुनिया पर मल्टीनेशनल कंपनियां राज कर रही हैं, उसमें कोई मोदी हो या कोई भी इस तरह के कर्जे लेने वाला मुल्क हो या इंटरनेशनल सतह पे इस तरह का मुल्क हो, उसको अवामी सतह पे अगर मज़ामत का सामना भी करना पड़े तो वो जो है ना, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के ऊपर करते हैं सारा कुछ। क्योंकि पूरी दुनिया में एक आलमी निजाम चल रहा है, आलमी वर्ल्ड कैपिटलिज्म जो है, मल्टीनेशनल कंपनियों का जो निजाम चल रहा है, ये मोदी सरकार ने वो उनको जवाब दे है, अवाम को जवाब दे नहीं है। इसलिए जो जिन्होंने तहरीकें चलानी थी, जो अफेक्टेड है लोग, वो तो सड़कों पर आए बैठे हैं किसान। और जो इंटरनेशनल सतह पे हमारी तवक्को होती है ना जी कि वो कोई इंसानी हकूक के अलमबरदार है, ये इंसानी हकूक के अलमबरदार जो है ना, वो कोई भी नहीं है। इस तरह से उनको अपनी आलमी जरूरतों की वजह से जो है ना, ये जो अब इन्होंने मंडी से तोड़ के, गल्ला मंडियों से और जो मार्केट कमेटियों से तोड़ के इसको आलमी सतह पे एक जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जोड़ा है, तो वो किसी मल्टीनेशनल कमिटमेंट के साथ जोड़ा है। ये तो लोगों को, किसानों को खुद ही अपनी बात जो है वो सड़कों पर रह के मनवानी पड़ेगी, आपको कोई मदद के लिए नहीं आएगा। हाँ, ये है कि हिंदुस्तान का मजदूर भी उठे, किसानों के साथ मिल जाए, फिर तालिब इल्म भी उठे और जितनी भी ट्रेड यूनियन है वो उठे, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पोलिटिसाइज है सोसाइटी। हमारी तरह जो है ना वो इस तरह से नहीं है, वहां पे सोसाइटी मुकम्मल तौर पर पोलिटिसाइज है। सियासी पार्टियों ने भी इनका साथ दिया है, बाएं बाजू की लेफ्ट की पार्टियों ने भी इनका साथ दिया है, और इन्हें ये बात खुद ही मनवानी पड़ेगी, अपनी जद्दोजहद से ही मनवानी पड़ेगी। तो सर एहतजाज का कोई तरीका होता है जब किसके हकूक को पामाल किए जाते हैं, तो वो तो अपने हकूक हासिल करने के लिए सड़कों पर आता है। लेकिन मोदी सरकार की जानिब से इन किसानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, यानी इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करते हैं और इसको कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान का किसान हो या हिंदुस्तान का किसान हो या जितने भी तबके ऐसे हैं, यानी कि जो जितनी क्लासेस है ना, जो डाउन ट्रोडन क्लासेस हैं, जो यानी कि एक्सप्लॉइटेड क्लासेस हैं, उनको आपस में मिलके करना चाहिए। और मोदी सरकार जो है वो तो आपको पता है कि
एक उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया है, वो मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। तो जो सोसाइटी इस तरह के जो मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, उन्हें अवाम को की तवज्जो हटाए रखने के लिए उनके पास बहुत सारा मसाला होता है। तो वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उनके पास बहुत सारे कुछ, आप देखे ना इन्होंने जो वो भंडार का कानून है जून में जो है ना, वो इन्होंने कर दिया है कि जो है ना वो जखीरा अंदोजी कर सकते, जिससे हम जखीरा अंदोजी कहते हैं, ये भंडार उसे कहते हैं। तो उन्होंने कर दिया जून में, यानी कि उसका मतलब ये था कि जखीरा अंदोजी करेगा, बहुत बड़ा सरमायादार करेगा, मल्टीनेशनल कंपनियां करेंगी, कारपोरेट सेक्टर करेगा, छोटा बेचारा किसान तो नहीं जा सकता। जी दोबारा करें सवाल। मैंने कहा यानी आम किसान को दबाने की कोशिश की गई है। आम किसान को दबाने की क्या कोशिश की गई है, मारने की कोशिश की गई है आम किसान को। उसको उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना जी, उसके जरिए उन्होंने किसान के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है, यानी कि किसान की आजादी जो है उनकी वो सलब कर ली है। वो अब उतना आजाद नहीं है अपनी काश्त में या उसको बेचने में। हाँ जी, उनको गुलाम बनाया जा रहा है। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ही ये है कि वो आपको जो है ना कारपोरेट सेक्टर वाला, मल्टीनेशनल कंपनी वाला वो बताएगा कि मुझे इस म्यार की चाहिए, आपकी इस म्यार की नहीं है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान के दरमियान और मल्टीनेशनल कंपनी के दरमियान कि जो है ना उसने अपनी फसल इतने में फरोख्त करनी है, मार्केट चाहे कहीं से कहीं चली जाए उसको उतने में ही लाजमी तौर पे फरोख्त करनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। इसलिए किसान को जो है ना वो बहुत दबाया गया है इस सारे कानून में। यानी तमाम तरह जो पॉलिसियां वो किसान दुश्मन की गई हैं और ज़राअत के ये कत्ल के मुतरादिफ हैं। हाँ जी, किसान दुश्मन पॉलिसियां हैं, और ये पॉलिसियां जो है ना वो बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, जो इसको लेकर आए हैं ना मोदी साहब को, यानी कि वो कंपनियां, वो कारपोरेट सेक्टर जो मोदी को लेकर आए हैं, सरकार से ये पॉलिसियां किसानों पर थोपवा रही हैं। हाँ जी, वो थोपवा रहे हैं। मोदी जो है ना बजाते खुद एक इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में, यानी कि मोदी इंटरनेशनल कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों के, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। मोदी की बजाते खुद ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी ने अपनी सोच से या इनकी पार्लियामेंट ने किया, क्योंकि यहाँ वहां पे जो है ना, अगर किसानों की मूवमेंट के नतीजे में ये बिल बने होते तो उनको हम रिफॉर्म बिल कह सकते थे। ये तो फार्मर को डिप्रेस करने के लिए बिल बनाए हुए हैं। ये किसान की किसी मांग के नतीजे में, किसान की किसी डिमांड के नतीजे में ये बिल नहीं बनाया कि उन्होंने सुधार किया है। किसान चाहते थे जी कि हमारी फार्मिंग में जो है ना वो सुधार हो, वो सुधार नहीं किया उन्होंने। अगर किसान किसी मूवमेंट के नतीजे में ये बिल बनवाते तो फिर वो किसानों का फायदा था। अभी उन्होंने ऊपर से मुसल्लत का इम्पोज किए हुए कानून, यानी कि कानून जो है वो किसानों की डिमांड को मीट करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि इम्पोज किए किसानों के ऊपर कानून, ताकि किसान जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जा सके, उसको कंट्रोल, उसके तमाम चीजों ने डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नाम तो इसका जो है ना वो उन्होंने रखा है कि फार्मर प्रोटेक्शन बिल जो है ना जी, प्रोटेक्शन इसमें कोई भी नहीं है, इसमें ऑपरेशन है, यानी कि उसमें दबाव है किसान के ऊपर। प्रोटेक्शन के नाम पर किसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो खालिद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मशरकी पंजाब भारत की जनाब की जरूरियात को पूरा करता है, तो क्या नरेंद्र मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों से शर्की पंजाब में शुबा ज़राअत मुतासिर होगा? जी बिल्कुल मुतासर होगा, लेकिन ये जो है ना जी किसानों की मूवमेंट को देख के इधर हम पाकिस्तान में हम समझते हैं कि इन्होंने बहुत, ये जो संघर्ष चल रहा है ना जी ये कामयाब होगा, और इसके आगे जो है अवाम के आगे और उतनी बड़ी पर है, और इनको तमाम मकसद हाँ के लोगों की इनको दबाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जो है ना वो मोदी गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर रहा है और पूरी दुनिया में इतना एक्सपोज कर रहा है मोदी गवर्नमेंट को कि इसका जो जमहूरी चेहरा था ना जी, और किसान, क्योंकि हिंदुस्तान का जो है ना वो बहुत बड़ी किसानी एक तादाद है, आबादी की वहां पर मौजूद है, उसका ये इमेज खराब कर रहा है मोदी, इन किसानों को दबाकर, किसानों के ऊपर गैर इंसानी हमले करके। जी शर्मा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से? शर्मा साहब आपका माइक ऑफ है। मसूद खालिद साहब ने जितनी बातें कही हैं कमोवेश ठीक हैं,
क्योंकि ये जो तमाम पॉलिसीज हैं, जिसको मैंने भी पहले ही कहा कि ये सिर्फ मोदी सरकार का ही नहीं, बल्कि ये WTO के दबाव में, अमेरिका के दबाव में लाई गई पॉलिसियां हैं। और इन पॉलिसीज के खिलाफ जो लड़ाई है भारत के किसानों की, ये इतने बड़े पैमाने की लड़ाई है कि इस लड़ाई का जो है सिर्फ भारत की ही नीतियों से लेना देना नहीं है, बल्कि ये लड़ाई दरअसल में जो कॉर्पोरेटीकरण, जो निजीकरण की मुहिम, उदारीकरण की नीतियों के बाद दुनिया के अंदर आई है WTO के दबाव में, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। ये नए लोकतंत्र की लड़ाई है और इसी लड़ाई की अगुवाई जो है भारत का किसान अभी कर रहा है। और दुनिया के किसानों को, दुनिया की जो गरीब आवाम है, उसको भारत का किसान लड़ने का रास्ता और एजेंडा बता रहा है। तो ये लड़ाई, इसका जो है बहुत बड़ा इस लिहाज से दायरा है। मोदी सरकार के इन कवानीनों में कौन सी इस्लाहत है जो आप चाहते हैं सबसे पहले ये इस्लाहत इन कवानीनों में होनी चाहिए? मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप? शर्मा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की जानिब से कंपनियों के दबाव में आकर किसानों पर जो किसान दुश्मन पॉलिसी थोपी जा रही है, इन पॉलिसियों में कौन सी ऐसी मेन इस्लाहत है जो आप चाहते हैं सबसे पहले ये इस्लाहत इन पॉलिसी में होनी चाहिए? तीनों कानून मैंने बताया ना कि तीनों में क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिसको मसूद साहब भी कह रहे थे, खालिद साहब, कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून जो आया है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में होता है कि कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनी अपना पेटेंट का बीज आपको देगी और उस करार के तहत आपको उन्हीं का पेटेंट का बीज बोना है। वही जो है आपको तमाम तरीके का जो है उत्पादन के लिए लोन देगा, वो जुताई का पैसा देगा, सिंचाई का पैसा देगा, वो आपको दवा का पैसा देगा, सब देगा। और उसके बाद जो उत्पादन आपका होगा, वो उत्पादन आप बाहर नहीं बेच सकते, उसी कॉर्पोरेट कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी को देंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि वो कंपनी जो भी उत्पाद हुआ है वो सब खरीदेगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने एक जो है मानक बनाया है कि जैसे आप देखिए, जैसे चिप्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, तो चिप्स बनाने वाली कंपनी, आलू हमारे यहाँ पेप्सिको एक चिप्स बनाता है, तो वो FC5 किस्म का आलू उसने पेटेंट कराया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है किसानों से FC5 आलू का। लेकिन वो जो है एक खास साइज का आलू खरीदता है, उससे छोटा आलू, उससे बड़ा आलू नहीं खरीदेगा। और उससे जो, और ये तो किसान के हाथ में नहीं है कि भाई वो एक ही साइज का आलू जो है पूरे पैदावार में पैदा करे। तो जो छोटे और बड़े साइज का होगा, यानी कि जो उसके मानक, उसके क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा, उस फसल को वो कंपनी नहीं खरीदेगी जो कॉन्ट्रैक्ट की होगी, और नहीं खरीदेगी, और उसको आप बाहर भी नहीं बेच सकते। वो कहेंगे इस फसल को आप नष्ट करिए। तो अगर आपने नष्ट किया तो किसान की इनकम चली गई और वो कॉर्पोरेट कंपनी का जो लागत का कर्ज था उसका जो है वो कर्जदार हो गया। तो 2 फसल 3 फसल अगर ऐसी हो गई तो उसके बाद कंपनी का इतना कर्ज जो है किसान पर हो जाता है कि किसान की जमीन फिर जो है वो नीलामी पर लग जाएगी और कॉर्पोरेट कंपनी जो है उसकी जमीन को हड़प लेगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, ये दरअसल में हमारे उत्पादन को, हमारी जमीन को और हमारे जो है फसल को बेचने के अधिकार को कॉर्पोरेट का गुलाम बना दे रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी का गुलाम बना दे रहा है। और उसी तरीके से जो भंडारण का है, आपको बताऊं मैं कि एक हमारे यहाँ बड़े उद्योगपति हैं, अडानी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के चहेते भी हैं। तो इस पूरे 6 साल के दौर में अडानी के यहाँ अनाज भंडारण के लगभग 3 दर्जन के आसपास जो है बड़े बड़े गोडाउन बन गए हैं, जिनमें वो 12 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का स्टोरेज कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 12 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का स्टोरेज जब एक कंपनी करेगी, जी हम आपको सुन रहे हैं, बोले सर। करगिल कंपनी है, जैसे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी करगिल है, वो भारत में मक्का स्टोर करने के ऐसे ही बड़े गोडाउन उसने बना लिए हैं
और वो भारत का जो मुर्गी का दाना है, जो पशु आहार है, कंपनियां मल्टीनेशनल ये जो है हमारे कृषि बाजार और तमाम बाजारों पर एकाधिकार कर रही है। जैसे हमारे यहाँ देखिए बीज बाजार पर मल्टीनेशनल कंपनियों का लगभग जो है 75% कब्जा हो गया है। हमारा शर्मा साहब मिर्च का बीज 1.5 लाख रुपए को प्रमोट करने की तो मोदी किसानों पर अपनी मनपसंद पॉलिसियां थोप रहे हैं, उनको कत्लेआम कर रहे हैं, प्रतिशत किया जा रहा है, वो किया जाती है ना। नहीं तो इसलिए जो है कि भारत का किसान जो है और किसान संगठन इस बात पर एकमत है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इन 3 कानूनों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, कोई संशोधन नहीं। इन 3 कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। तो आप वापस जाएंगे? जी, अगर कानून वापस नहीं लेगी तो चाहे 2024 का चुनाव सड़क पर ही लड़ना पड़े, किसान नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को आप उखाड़ कर ही जाएंगे अगर 3 कानून वापस नहीं लिए जाते? नहीं, हम तो आए हैं 3 कानून वापस कराने के लिए। अब ये सरकार पर तय है कि वो कानून वापस करती है या जो है कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए अपनी गद्दी छोड़ती है। शर्मा साहब भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने चहेते खानदानों को प्रमोट करने के लिए, उन कंपनियों को प्रमोट करने के लिए किसानों के जीने का हक नहीं छीन रहा है और किसानों की पॉलिसियां उन पर थोप रहे हैं, समझाती है सर। हेलो, ये जरा दोबारा सवाल करें, मुझसे सवाल। जी शर्मा साहब माइक सिर्फ प्लीज बंद कर दीजिए। खालिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी हाँ जी। ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि वो पुरुषोत्तम शर्मा साहब बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने चहेते खानदानों को प्रमोट करने की खातिर, उन कंपनियों को प्रमोट करने की खातिर भारत के किसानों से जीने का हक छीन रहे हैं, उनको उन कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है, पॉलिसियां उन पर थोपनी जा रही है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। ये तो ज्यादती है किसानों पे। अच्छा जी, ये बात जो है ना इस तरह से समझ में आने वाली नहीं कि वो सिर्फ कुछ खानदानों को नवाज रहे हैं, यानी कि वो खानदान जो आलमी सरमायादारी के साथ, वर्ल्ड कैपिटलिज्म के साथ, WTO की पॉलिसियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ उन्हीं खानदानों को इसका फायदा पहुंचेगा। ये एक नई किस्म की गुलामी है, दुनिया में जदीद किस्म की गुलामी। पहले वो अमेरिका और ये जो थे ना जी, कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करके कर लेता था, अब कब्जे की जरूरत नहीं है उन्हें। अब वो इन मुल्कों में ऐसी पॉलिसियों के जरिए उनकी मईशत को कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, अब वो इस तरह की पॉलिसियों के जरिए उन मुल्कों की मईशत को कंट्रोल करते हैं। ये एक आलमी सरमायादारी का एक हथकंडा है। और वो खानदान जो आलमी सरमायादारी के साथ जुड़े हुए हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये है कि बहुत सारे मुल्कों का सरमायादार जो है इकट्ठे होकर कंपनी बना लेते हैं, यानी कि वो बहुत सारे मुल्कों का सरमाया होता है। ये गुलामी की एक नई शक्ल है जिसके खिलाफ हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का, मशरकी पंजाब का किसान जो संघर्ष कर रहा है, ये बल्कि एक इनकलाबी कदम है इनका। ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आपने किस तरह से आलमी वर्ल्ड कैपिटलिज्म के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अपनी आजादी किस तरह से हासिल करनी है। ये वो आजादी जो लड़के ली थी ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और ये हम जो लोग कहते हैं ना जी हमने अंग्रेज बरतानिया से आजादी ली, तो बरतानिया से आजादी ली, लेकिन हम सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो नया आलमी सरमायादार बना है अमेरिका, उसके गुलाम हो गए, उसकी पॉलिसियों के गुलाम हो गए, आलमी सरमायादारी के गुलाम है, मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम है। मैं ये समझता हूँ कि हम जो ये पॉलिसियां, ये सिर्फ चंद खानदानों को फायदा पहुंचेगा लाजमी, लेकिन इन खानदानों के जरिए पूरी आलमी सरमायादारी को फायदा पहुंचेगा। ये एक नया निजाम थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप जदीद नौ आबादियाती निजाम कहते हैं। कॉलोनियल निजाम था ना हम पे मुसल्लत बरतानिया का, और ये एक नया एक निजाम है जिसमें कि सारी
दुनिया के सरमायादार मुल्क और वो सारे जो है ना वो इनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मोदी चंद खानदानों को नवाज रहा है। मोदी एक तरफ चंद खानदानों को नवाज रहा है, दूसरी तरफ वो आलमी सरमायादारी की ताबेदारी कर रहा है जो उसकी पीठ के ऊपर खड़े हैं इन खानदानों की वजह से। यानी मोदी को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मनपसंद पॉलिसियां किसानों पर थोपवा रहे हैं, अपनी पॉलिसियों से इंडिया की मईशत है इसको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, इंडिया के किसानों को कत्लेआम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोदी जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में। मोदी बजाते खुद एक नुमाइंदा है अगरचे हिंदुस्तान के लोगों का, लेकिन वो दरअसल नुमाइंदा है आलमी सरमायादारी का। जी बिल्कुल। शर्मा साहब, आपकी जानिब होगा कोई आखिरी पैगाम नरेंद्र मोदी साहब को देना चाहें? अपना माइक शर्मा साहब। जी हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इन 3 कानूनों को वापस ले, जो कानून भारत की खेती और किसानी खाद्य सुरक्षा को कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल का गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश का किसान इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। ये इस सरकार को वापस लेना ही होगा। जितना देर सरकार करेगी उतना सरकार के लिए ही परेशानी बढ़ने वाली है। ये जो किसान लड़ाई के मैदान में आए हैं ये उनके वारिस हैं जो 90 साल तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। ये उन्हीं के राजनीतिक वारिस हैं और ये जो है बिना जीत के वापस लौटने वाले नहीं हैं। अपनी खेती की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की गारंटी किए बिना ये अब लौट कृषियों को वापस लिए बगैर किसान वापस जाने वाले। तो आखिरी सवाल आपसे मेरा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़रूरी इस्लाहात की जरूरत है। कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हुकूमत को उठाने चाहिए? खालसा वो सुन सकते हैं हमें? जी 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 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा जनाब से ये है कि पाकिस्तान में भी ज़रूरी इस्लाहात की जरूरत है। कौन से आप समझते हैं ऐसे इक़दाम हैं, क्योंकि आपका ज़राअत में भी के तौर पर जाने जाते हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत को उठाने चाहिए? तो की आवाज डबल हो रही है मुझे, अभी एक दफा दोबारा सवाल करें आप। खालसा चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़राअत में गहरा तजर्बा रखते हैं, ज़रूरी माहिर के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़रूरी इस्लाहात की जरूरत है। कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप समझते हैं हुकूमत को किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को फिलफौर उठाने चाहिए? तो कि मैं क्योंकि किसान खुद किसान नहीं हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, और आपको ये पता है कि किसान जो है ना वो जिन मुश्किलात से गुजर रहा है उसको बेहतर वो किसान ही समझ सकता है। लेकिन बुनियादी बात ये है पाकिस्तान के लिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इनपुट्स है ना, जो जिनको हम मुदाखिलात कहते हैं, यानी कि जिस तरह के खाद्य हैं, बीज हैं, ज़रूरी मशीनरी है, ये सारी तो गैर मुल्की है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान वालों के पास जमीन है सिर्फ, और जब हुकूमत जो है वो किसानों के जो इनपुट्स के ऊपर वो अपनी कंट्रोल रखती है और वो अपनी कीमत जो है, मसलन खाद जो है, खाद का बनाने वाला उसकी कीमत मुकर्रर करता है, ठीक है ना जी, और जो बीज है, बीज बनाने वाला उसकी कीमत मुकर्रर करता है। किसान को भी अपनी प्रोडक्ट की कीमत मुकर्रर करने का हक होना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना उसमें किसानों की सिर्फ एक ही की जा सकती है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में जितनी इनपुट्स हैं, जितनी मुदाखलात जिसे हम कहते हैं, वो इनपुट्स की कीमतें जब वो पैदा करने वाले मुकर्रर करते हैं तो फसल पैदा करने वाला अपनी फसल की कीमत, अपनी प्रोड्यूस की कीमत क्यों ना मुकर्रर करे। पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ अगर उनको यही हक दे दे कि किसानों की अगर कमेटियां बन जाएं और वो किसी चीज की कीमत मुकर्रर करे तो ये इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, और ये वो जो है ना इसके सस्टेनेबल यही बात है। और अगर वो पॉलिसियां हिंदुस्तान की तरह मुसलत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर के जनाब खाद वाला तो खाद पैदा करता है तो वो अपनी कीमत खुद मुकर्रर करेगा, लेकिन किसान की प्रोड्यूस की कीमत जो है वो हुकूमत मुकर्रर करेगी और उसको कोई सब्सिडी भी नहीं देगी,
तो ये जो है ना, यहाँ भी संघर्ष जो है ना, आपको पता ही है, हो रहा है। पिछले दिनों भी किसानों ने बहुत सारा किया है, लेकिन हिंदुस्तान का थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां पे क्योंकि जमहूरी आजादियां ज्यादा हैं, वहां के लोग एक कंटिन्यूस स्ट्रगल में है, एक जारी रहता है उनका जो है ना वो सिलसिला। तो हमारे यहाँ भी जो है ना जी, वो कोई काम नहीं मतलब कर रहा है, उनकी भी डिमांड भी यही है, हमारे किसानों ने भी यही कुछ किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरीन माहिर। सोशल एक्टिविस्ट खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि इंडिया से ऑल इंडिया किसान वास्ता तहरीक के नेशनल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकला, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, तो आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता चलूंगा, क्योंकि मोदी सरकार को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जो इंडिया के किसान है वो अपना एहतजाज जारी रखे हुआ। किसानों का इस हवाले से नेशनल सेक्रेटरी का ये कहना है कि जब तक नरेंद्र मोदी इन कवानीन को वापस एक्शन उन्हें करवाने पड़े, वो सड़कों पर रहेंगे और इन कवानीन को वापस लेकर ही जाएंगे। तो मोदी सरकार की जानिब से इन किसानों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, उन किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी सतह पर भी नरेंद्र मोदी को इस हवाले से गहरी तनकीद का सामना है। मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी शरपसंद पॉलिसियों से नरेंद्र मोदी को बाज आना चाहिए और खित्ते के अमन अमान के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पीके न्यूज के प्रोग्राम हम और हमारे मसले का वक्त इसी के साथ खत्म हो जाता है। तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।